क्या होगा अगर हम कहें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक इतना छोटा है कि नक्शे पर उसे ढूंढना भी एक चैलेंज है? तो चलिए, आज हम इसी दिलचस्प देश इज़राइल की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो चारों तरफ से ऐसे पड़ोसियों से घिरा है जिनसे उसके रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। फिर भी उसकी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये कहानी इसी गहरे विरोधाभास की है। तो आज हम यही पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। इतिहास की परतें हटाकर ये समझेंगे कि आखिर इस देश की जड़ें कहाँ हैं, इसकी ताकत के पीछे के राज क्या हैं, और वो कौन सा संघर्ष है जो आज भी इसके साथ साये की तरह चलता है। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पहले। जरा सोचिए, आज से लगभग 3000 साल पहले इसी जमीन पर एक यहूदी साम्राज्य हुआ करता था। एक ऐसा राज्य जो असल में यहूदी पहचान की नींव था। देखिए, एक के बाद एक कई बड़ी ताकतों ने इस इलाके पर कब्जा किया और आखिर में रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को उनकी ही जमीन से निकाल बाहर कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ डायस्पोरा, यानी यहूदी लोगों का दुनिया भर में फैल जाना, जो करीब 2000 साल तक चला। अब सदियों तक दुनिया भर में भेदभाव झेलने के बाद 19वीं सदी में एक आंदोलन ने जन्म लिया, जिसे कहते हैं ज़ायोनिज़्म। इसका एक ही मकसद था, अपनी प्राचीन भूमि पर एक यहूदी राष्ट्र बनाना। हालांकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया था। कुछ के लिए ये राष्ट्रवाद था, तो कुछ ने इसे एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट के तौर पर देखा। लेकिन अपने घर का ये सपना एक ऐसी भयानक त्रासदी के बाद हकीकत बनने वाला था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हॉलोकॉस्ट की भयावहता ने दुनिया को सच में झकझोर दिया था। इस नरसंहार के बाद दुनिया भर में ये सोच मजबूत हो गई कि यहूदियों के लिए एक सुरक्षित देश होना ही चाहिए, एक ऐसी जगह जहां वो फिर कभी इतने बेबस ना हों। तो इसी माहौल में यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में फिलिस्तीन को बांटने का एक प्लान पेश किया, एक हिस्सा अरबों के लिए और एक यहूदियों के लिए। यह प्लान बहुत विवादास्पद था, लेकिन इसी के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया। और फिर 14 मई 1948 को वो लम्हा आया जिसका यहूदी लोगों ने सदियों से सपना देखा था। डेविड बेन गुरियन ने इज़राइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन इज़राइल का जन्म सीधा जंग के मैदान में हुआ। आज़ादी के ऐलान के ठीक अगले ही दिन 5 अरब देशों ने मिलकर हमला कर दिया। इस जंग ने इज़राइल को तो बना दिया, लेकिन इसने एक और चीज़ को जन्म दिया, फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट, जो आज तक कायम है। तो सवाल ये उठता है कि जो देश जन्म से ही जंग में घिरा हो, उसने इतनी जबरदस्त ताकत आखिर हासिल कैसे की? देखिए, इज़राइल की ताकत सिर्फ उसकी फौज में नहीं है, ये उसके लोगों में है, उनकी इनोवेशन में है और किसी भी हालत में सर्वाइव करने की जबरदस्त इच्छा में है। यहाँ ज़्यादातर नागरिकों के लिए मिलिट्री सर्विस ज़रूरी है और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी तो दुनिया भर में जानी जाती है। मतलब हर चीज़ सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए है। और इनकी टेक्नोलॉजी तो कमाल की है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शहरों के चारों ओर एक मल्टी लेयर वाला सुरक्षा कवच बना हो। आयरन डोम जैसे सिस्टम्स किसी भी रॉकेट को हवा में ही खत्म कर देते हैं। ये इनकी टेक्नोलॉजिकल मास्टरी का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन इतनी जबरदस्त ताकत और टेक्नोलॉजी के बावजूद एक संघर्ष आज भी है जो इस पूरे इलाके की सच्चाई बन चुका है। ये संघर्ष कुछ बहुत ही बुनियादी मुद्दों पर टिका है: जमीन, बॉर्डर और यरूशलेम का स्टेटस। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि वेस्ट बैंक और गाजा में उनका एक आज़ाद देश हो और पूर्वी यरूशलेम उसकी राजधानी बने। वहीं दूसरी तरफ इज़राइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है और अपनी सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स पर पूरा कंट्रोल चाहता है। तो अब जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिलने लगता है। तो आखिर में इज़राइल की कहानी क्या है? ये एक गहरे इतिहास से जुड़े रहने की कहानी है। ये मुश्किलों से बनी एकता की कहानी है। ये सर्वाइवल के लिए एक मजबूत सेना और स्मार्ट टेक्नोलॉजी बनाने की कहानी है। एक ऐसा देश जो अपनी मुश्किलों से ही ताकत हासिल करता है। तो हाँ, इज़राइल ने खुद को एक ग्लोबल पावर तो बना लिया है, ये तो साफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या अस्तित्व और ताकत की ये कहानी कभी एक स्थायी शांति की कहानी बन पाएगी, या फिर ये देश हमेशा इन विरोधाभासों के साथ ही जिएगा?